ठीक है। आपका संविधान में अगला क्वेश्चन बनाइए भाई, मेंस के लिए। आज इसको वो क्वेश्चन हो गया था ना, बाकी नहीं था, केस वेस हो गया था। हाँ, नहीं उतना पर्याप्त है भाई, अलग से उसको लिखवा जाएगा ना। 136 को जो पूरा क्वेश्चन आए अपीलीय अधिकारिता, तो उतना पर्याप्त है, अलग से हम लिखवा रहे हैं। अलग से उसको लिखवा रहे हैं अभी। लिखिए भाई, प्रश्न बनाइए। विशेष अनुमति याचिका, प्रश्न बनाइए। विशेष अनुमति याचिका से आप क्या समझते हैं? इसको कहते हैं एसएलपी, स्पेशल लीव पिटीशन। स्पेशल लीव पिटीशन या शॉर्टकट में कहते हैं आपका एसएलपी। उत्तर लिखे भाई आपका। लिखिए उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय केवल विधि का न्यायालय न होकर उच्चतम न्यायालय केवल विधि का न्यायालय न होकर साम्य का भी न्यायालय है। साम्य का भी न्यायालय है। अतः अनुच्छेद 136 के तहत अतः अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय न्याय प्रदान करने के लिए, यानी कि जस्टिस के लिए, न्याय प्रदान करने के लिए अपील की इजाजत दे सकता है। अपील की इजाजत दे सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सामान्यतः यानी कि जनरली, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय में अपील सामान्यतः उच्चतम न्यायालय में अपील तभी की जा सकती है तभी की जा सकती है यदि वह मामला अनुच्छेद 132 कमा दीजिए 133 या 134 में 132 133 तथा 134 में दी गई शर्तों की पूर्ति करता हो, यानी कि दी गई कंडीशन को फुलफिल करता हो, दी गई शर्तों की पूर्ति करता हो। लेकिन इसी लाइन में लिखना है, लेकिन कई मामले ऐसे हो सकते हैं
लेकिन कई मामले ऐसे हो सकते हैं जहां की न्याय की रक्षा के लिए न्याय की रक्षा के लिए या घोर अन्याय को रोकने हेतु उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप अनिवार्य हो। घोर अन्याय को रोकने हेतु उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप निसेसरी हो, कंपलसरी हो, यानी कि अनिवार्य हो। ऐसी दशाओं में अनुच्छेद 136 के तहत ऐसी दशाओं में अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है। अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है। यह एक अपील के बारे में अवशिष्ट अनुच्छेद है। रिजुडियरी आर्टिकल या अवशेषी कहा जाता है। यह अपील के बारे में एक अवशिष्ट अनुच्छेद है। अवशिष्ट को कहते हैं अवशेषी या रिजुडियरी। मैंने कहीं कोई प्रावधान न हो तब उस प्रावधान का सहारा लिया जाता है। जैसे कि आप समझिए, एविडेंस में कहीं कोई बात अगर आप रिलेवेंट या सुसंगत या उचित नहीं बना पा रहे हैं तो सेक्शन 11 में जाएगा। अगर क्रिमिनल अटेम्प्ट है आईपीसी में, अलग से कहीं दंडनीय नहीं है, तो उसके लिए रिजुडियरी प्रावधान है 511, यानी कि 500 कौन सी धारा 11। ये तो उसी प्रकार आर्टिकल 136 से क्या है, बैठिए भाई, एक रिजुडियरी प्रावधान है। अर्थात कहीं कोई प्रावधान न हो तब किस अनुच्छेद के तहत जाते हैं, 136। अपील नहीं करते, स्पष्ट लिखा गया है। अपील के लिए क्या मांगी जाती है, ये भी प्री में आया कि अपील की जाती है कि अपील के लिए इजाजत मांगी जाती है। इजाजत पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, भूमिका हो गई तब आर्टिकल लिखिए। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। अनुच्छेद 136 के अनुसार, अनुच्छेद 136 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार बाध्य नहीं, उच्चतम न्यायालय स्पष्ट लिखा जा रहा है, उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा, यानी कि कोर्ट या ट्रिब्यूनल द्वारा, किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में, यानी कि किसी सूट या मैटर में, अर्थात किसी वाद या मामले में पारित पारित माने पास किया जाना, पारित किए गए या दिए गए, पारित किए गए या दिए गए
किसी निर्णय यानी कि जजमेंट, कामा दीजिए डिक्री, कमा दीजिए अवधारण यानी कि डिटर्मिनेशन कहा जाता है, निर्धारण, अवधारण, फिर कामा दीजिए दंडादेश या आदेश की अपील के लिए, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा, स्पेशल परमिशन यानी कि विशेष इजाजत दे सकेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लेकिन इस अनुच्छेद के प्रावधान, एक अपवाद है, पूछा जाता है प्री में भी, लेकिन इस अनुच्छेद के प्रावधान सशस्त्र बलों से संबंधित यानी कि जो सेना वाले हैं, सशस्त्र बल, आर्म्ड फोर्स्ड, सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा, सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए किसी निर्णय, कामा दीजिए अवधारण, कामा दीजिए दंडादेश या आदेश, ऊपर वाक्य बोलिए तो क्या पहला वाक्य ऊपर तुक में, ठीक है आगे लिखे भाई, आपका सही है। दंडादेश या आदेश के मामले में लागू नहीं होगा, के मामले में लागू नहीं होगा, यानी कि 136 में एक एक्सेप्शन है। कुल मिलाकर अगर सेना न्यायालय ने कोई दंड दिया है तो 136 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर नहीं कर सकते, यानी कि इजाजत लेकर अपील नहीं कर सकते। वही अपवाद अपनी भाषा में लिखवाया गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, क्या? हाँ, इसमें दोनों आएगा, अभी इसको लिखवाते हैं भाई, इसमें दोनों आएगा। इसमें आपका जो फाइनल आर्डर रहेगा और इंटरिम आर्डर यानी कि अंतिम आदेश और अंतरिम आदेश दोनों, फिर एक बार समझिए, किसी भी न्यायालय, तो चाहे हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया हो या लोअर कोर्ट ने, सब आ जाएंगे, बहुत बड़ा है ये। और किसी ट्रिब्यूनल, तो चाहे आपका विधानसभा अध्यक्ष भी ट्रिब्यूनल है, यहाँ ट्रिब्यूनल की परिभाषा व्यापक है। निर्वाचन आयोग को भी ट्रिब्यूनल माना गया आपका, या कोई डीएम भी किसी मामले में कोई फैसला सुनाते हैं, उनके मामले के विरुद्ध भी जा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन ये कह सकते हैं कि लगभग सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इजाजत लेकर अपील कर सकते हैं, एक अपवाद को छोड़कर, और वह कौन सा है? सेना कोर्ट। तो बहुत इसका एरिया व्यापक है, कम नहीं है। यानी कि चाहे लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया, हाई कोर्ट ने सुनाया, किसी ट्रिब्यूनल ने सुनाया, आपका लोकसभा अध्यक्ष ने सुनाया, जैसे कि पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट भी भारत के सुप्रीम कोर्ट के नक्शे कदम पर चल रहा है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न याचिकाओं में पूर्ववर्ती जो भी फैसले दिए हैं, सेम आप देखिए
तो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट एक लाइन भी अंतर नहीं है, आप सेम वही क्या कर रहा है, बातें उल्लिखित कर दिया। यानी कि अगर आप पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कल का पढ़िए, तो जो आपका भारत का सुप्रीम कोर्ट विभिन्न मामलों में डिसीजन दिया है, लगेगा कि 90% हूबहू बातें शब्द मिल रहे हैं। एक उदाहरण देखा जाए, उत्तराखंड का ही देखा जाए। उत्तराखंड में अब तो भाई सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के विधायक टूटे और राज्यपाल ने क्या किया कि आपका भंग कर दिया, विधानसभा इत्यादि किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, माने कि आपका जो भी, पहला ये कहा कि स्पीकर का फैसला ही गलत है। तो भाई पाकिस्तान के भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर का फैसला ही क्या है, गलत। दूसरा, ये बार बार हमारा सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि सरकार को मेजॉरिटी में सरकार है कि नहीं, बहुमत में है कि नहीं, ये आपका सदन में ही तय होगा, बाहर नहीं। तो सदन की बैठक बुलाई जाए और वहाँ क्या होगा तय, तो फ्लोर पर। तो भाई पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपका फ्लोर टेस्ट होगा और फ्लोर में जो जीतेगा वह आपका डिग्री होल्डर होगा, मैंने सीपीसी की भाषा में, यानी कि आपका जो जीतेगा वह बनेगा पीएम। अगर इमरान खान के खिलाफ आपका प्रस्ताव पास हो जाता है तो ये पीएम पद से हटेंगे, और फेल मार जाता है तो क्या करेंगे, रहेंगे। यानी कि आपका तो यही बताया जा रहा है कि बहुत व्यापक 136 हैं, कहीं कोई प्रावधान न हो तो कहाँ जाइए, आपका 130। जैसे यहाँ भी आपका 5 साल 7 साल से लोग पढ़ रहे हैं, कई लोग आए भी कोचिंग में, कई लोग बाहर गए तो भरमा दिए, कई टीचरों के पास गए, 4-5 टीचरों के पास पढ़े, फिर दिल्ली पढ़े, और कहीं कुछ नहीं हुआ तो फिर वापस आ गए। भाई 20 मैंने सैकड़ों लोग ऐसे हैं, मैं बता दूं, जो आपका गए दूसरी जगह और फिर वापस आ गए। तो हम तो किसी से पूछते नहीं भाई कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, आपकी इच्छा है, स्वतंत्रता है। 10 जगह पढ़िए, 20 जगह पढ़िए, दिल्ली से दौलताबाद तक पढ़िए, जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ पढ़िए, कम से कम पढ़िए, आपका गढ़िए ना। यानी कि ये नहीं कि चारों तरफ 10-10 दिन घूमते रहे, तब तक पता लगा कि जून आ गया, आईपीओ की क्या हो गई परीक्षा, और घूमते ही रह गए। तब घूमने का समय नहीं है, एक जगह स्थिर होकर क्या करने का समय है, पढ़ने का। चाहे कहीं भी पढ़िए, उससे मतलब नहीं है। तो आप आगे देखा जाए भाई, आपका इसमें आगे लिखिए, आप कहोगे ना एक्सेप्शन है ये, पर अगर आप चेंज करके अब लिखिए, न्यायालय शब्द के अंतर्गत, पैराग्राफ चेंज करके व्याख्या में लिखे, न्यायालय शब्द के अंतर्गत केवल उच्च न्यायालय ही नहीं आता, न्यायालय शब्द के अंतर्गत मैंने इस अनुच्छेद के लिए केवल उच्च न्यायालय ही नहीं आता, बल्कि बल्कि भारत के सभी न्यायालय आते हैं, बल्कि भारत के सभी न्यायालय आते हैं। अतः अतः उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, अतः उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय इत्यादि, अब पूरा वाक्य नहीं लिखना है, निर्णय के बाद इत्यादि लिख लीजिएगा, दिए गए निर्णय इत्यादि की अपील के लिए, अपील के लिए इस अनुच्छेद के तहत इस अनुच्छेद के तहत
उच्चतम न्यायालय से इजाजत ली जा सकती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखे। अधिकरण शब्द, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, ट्रिब्यूनल के बारे में लिखना। अधिकरण शब्द व्यापक अर्थ रखता है। व्यापक अर्थ रखता है। इसमें वे सभी संस्थाएं तथा व्यक्ति आते हैं। इसमें वे सभी संस्थाएं तथा व्यक्ति आते हैं जो न्यायालय की श्रेणी में तो नहीं है, जो न्यायालय की श्रेणी में तो नहीं है, लेकिन व्यक्तियों के अधिकारों इत्यादि के बारे में, लेकिन व्यक्तियों के अधिकारों इत्यादि के बारे में निर्णय इत्यादि दे सकते हैं। व्यक्तियों के अधिकारों इत्यादि के बारे में निर्णय इत्यादि दे सकते हैं। जैसे पूरा उदाहरण तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन 3-4 लिखना पड़ेगा। लिखिए, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन हो गया, कमा दीजिए औद्योगिक अधिकरण, लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष, लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष इत्यादि इत्यादि। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। फिर उपर्युक्त प्राधिकारी, उपर्युक्त माने आपका न्यायालय या अधिकरण, दोनों अब हो गया। उपर्युक्त प्राधिकारी यदि किसी वाद या मामले में, यदि किसी वाद या मामले में कोई निर्णय, कामा दीजिए डिक्री, कामा दीजिए अंतरिम आदेश, अंतरिम एक और अधिक मिल रहा है, इंटरिम, अंतरिम आदेश, कामा दीजिए अंतिम आदेश यानी कि फाइनल ऑर्डर, अंतिम आदेश, कामा दीजिए दंडादेश, या अवधारण माने डिटर्मिनेशन, या अवधारण किए हो। एक लाइन और देखिए, अवधारण के बाद लिखिएगा भाई, अवधारण या अंतर्वर्ती आदेश, इंट्रालोकोटरी ऑर्डर, एक सब छूटा था उसको बढ़ा लीजिए तो, या इंट्रालोकोटरी ऑर्डर, हिंदी में कहते हैं अंतर्वर्ती आदेश, या इसको हम कहते हैं मध्यवर्ती आदेश। ये है कि अंतर्वर्ती आदेश, और तो समझ रहे हैं आप लोग। देखिए भाई, जो शब्द ना है उसको समझाना पड़ता है भाई। एक बार आप लोग इशारा कर दीजिए बोलते समय, शब्द ना है तो उसको हम समझाएंगे, क्योंकि ये शब्द आपका बिहार एपीओ में सीआरपीसी में बहुत अंदर जाकर इस बार क्वेश्चन बनाया था बिहार एपीओ, और वहाँ ये क्वेश्चन आपका बना भी था कि किस मामले में
आपका रिवीजन नहीं हो सकता, यानी कि किसका पुनरीक्षण नहीं हो सकता। तो वह जो इंट्रालोकोटरी आर्डर होते हैं, मध्यवर्ती या अंतर्वर्ती आदेश होते हैं, उनका आपका माने रिवीजन नहीं होगा, अपील नहीं होगी, ये सब प्रावधान नहीं है। देखिए आपका एक इंट्रालोकोटरी आर्डर का मतलब ये हुआ कि मुकदमे की विषय वस्तु को सुरक्षित रखने और मुकदमे को सही ढंग से आगे बढ़ाने हेतु न्यायालय को बीच बीच में कुछ आदेश देने पड़ते हैं, ताकि मुकदमे में जो प्रॉपर्टी है मुख्य रूप से वह सुरक्षित रहे। और इन्हीं आदेशों को इंट्रालोकोटरी आर्डर कहते हैं। देखिए एक उदाहरण, मान लीजिए ए और बी, तो मान लीजिए बी की प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी कुर्क हुई, और जो प्रॉपर्टी कुर्क हुई है वह जीव धन है, यानी कि एनिमल है, या ऐसी वस्तु कुर्क हुई है, या ऐसी वस्तु कुर्क हुई है जिसे लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, तो न्यायालय इंट्रालोकोटरी आर्डर पारित करता है कि ऐसी वस्तु को या एनिमल को तुरंत क्या किया जाए, बेचा जाए। अब न तो इसकी अपील होगी इस आदेश की, और न ही रिवीजन, क्योंकि अपील रिवीजन करा दिया जाए तो तत्काल जो कार्यवाही आवश्यक है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जो आदेश हो गया निचले न्यायालय द्वारा हो गया, आगे कोई उपाय उस आदेश को रोकने का नहीं है। तो आगे देखिए आपका, इसको लिखिए आगे भाई, आपका अंतर्वर्ती आदेश पारित किया हो, आगे बढ़िए इसको, इंट्रालोकोटरी आर्डर या अंतर्वर्ती आदेश पारित किया हो, इन सभी मामलों में, इसी में लिखिएगा अभी, इन सभी मामलों में उच्चतम न्यायालय से इजाजत लेकर उच्चतम न्यायालय से इजाजत लेकर अपील की जा सकेगी। उच्चतम न्यायालय से इजाजत लेकर अपील की जा सकेगी। अब केस लिखिए, पहला केस लिखिए, चंद्रवंशी सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। चंद्रवंशी सिंह बनाम बिहार राज्य। चंद्रवंशी सिंह वर्सेज बिहार राज्य, AIR 1989, यानी कि AIR 1989, सुप्रीम कोर्ट 1989, सुप्रीम कोर्ट। देखिए पैराग्राफ चेंज करके, प्रस्तुत प्रकरण में, प्रस्तुत प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 136 साम्य पर आधारित है, इक्विटी पर। वैसे मैं पहले दूसरी लाइन में लिखवाया हूं, इक्विटी पर आधारित है, यानी कि साम्य पर आधारित है। कमा दीजिए, उच्चतम न्यायालय केवल विधि का न्यायालय नहीं है, कमा देकर लिखेगा, उच्चतम न्यायालय केवल विधि का न्यायालय नहीं है, बल्कि साम्य का भी न्यायालय है, बल्कि साम्य का भी न्यायालय है।
अतः घोर अन्याय रोकने हेतु, अतः घोर अन्याय रोकने हेतु वह वह हमने उत्तम न्यायालय, वह इस अनुच्छेद के तहत, यानी कि अनुच्छेद 136, वह इस अनुच्छेद के तहत अपील की इजाजत दे सकता है, वह इस अनुच्छेद के तहत अपील की इजाजत दे सकता है, परमिशन, इसी लाइन में लिखेगा, इजाजत देना उसका विवेकाधिकार है, माने दे या न दे, इजाजत देना उसका विवेकाधिकार है। अगला केस लिखिए दूसरा, ये केस आपका फिर बता दीजिए, प्री में भी पूछा गया है। देखिए भाई, आपका इसको प्री के लिए भी तैयार रखना है। जो क्वेश्चन आपका यूपीजे में प्री में बना था उसको भी यहाँ बता दें कि किस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 136 के तहत साम्य का भी न्यायालय है। यही वाक्य पूछा गया, जाकर देखिएगा तो कौन सा केस है, चंद्रवंशी सिंह का। एक लाइन प्री में पूछा गया है। अगला केस लिखिए, ढाकेश्वरी काटन मिल, ढाकेश्वरी ढाकेश्वरी काटन मिल, काटन मिल्स, ढाकेश्वरी काटन मिल्स वर्सेस, यानी कि बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, AIR 1955, यानी 1955, सुप्रीम कोर्ट, ऐसी लिखा जाता है शॉर्टकट में। लिखे, प्रस्तुत मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 136 के तहत प्राप्त शक्ति अनुच्छेद 136 के तहत प्राप्त शक्ति एक विशिष्ट, विशिष्ट माने स्पेशल, एक विशिष्ट एवं अभिभावी शक्ति है। अभिभावी मतलब कि प्रिवेल करने वाली, बना है तो उसको प्रिवेल इंग्लिश में कहते हैं। अब आपका अभिभावी मतलब कि, देखिए फिर एक बार समझाना पड़ेगा। प्रिवेल यानी कि जैसे कहा जाता है कि एक बिहारी सब पे भारी, यहाँ से समझिए, क्योंकि समय आ गया क्वेश्चन बनाने का। तो एक बिहारी सब पे प्रिवेल करेगा, प्रिवेल करेगा मैंने सब पे क्या होगा भाई, हम नहीं बता रहे हैं, ये बिहार के हजारों लोग ऑनलाइन इस समय पढ़ रहे हैं। और बता दिया जाए, यूपी से ज्यादा हमारे फॉलोअर बिहार में है। बिहार में आपका जिले जिले में लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। भाई नहीं आ सकते तो जितने याचिका दायर किए हैं आपका एपीओ के लिए, आपका जो मेन याचिका करता है वो भी आपका पढ़ता है, अपडेट देता रहता है। आयोग शांत बैठा है तो हुआ कि तुम ही एप्लीकेशन दो और मांग करो कि जल्दी सुनवाई हो, ताकि हम लोगों का भविष्य बर्बाद होने से क्या हो, बचे। तो हो सके 1 हफ्ता में वो एप्लीकेशन देगा कि जल्दी क्या हो, सुनवाई।
यानी कि डेट लगाने के लिए हमने कहा कि जल्दी एप्लीकेशन दीजिए भाई। तो आपका बिहार के लोग ही ये बताते हैं कि एक बिहारी सब पे भारी, दो बिहारी करे मारा मारी, और तीन बिहारी तो बस और ट्रेन क्या है हमारी, ऊपर भी चढ़कर हम क्या करेंगे यात्रा, कौन रोक सकता है। नीतीश में दम है और मोदी योगी में कि रोक दें। भाई बुलडोजर थोड़े चला देंगे बिहार में, बिहार के लोग क्या करेंगे, उलाट के फेंक देंगे बुलडोजर को। बिहार में बुलडोजर कम चलता है, वो शराब पर चलता है कि शराब को बोतलों को जब कुचलना रहता है तो शराब के बोतल पर क्या चल जाता है, बुलडोजर। तो भाई आपका अभी भी पढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं भाई बिहार के लोग। तो आगे लिखिए भाई, अविभाज्य अब तो आ गया कि उसके ऊपर, यानी कि आपका प्रिवेल करेगा, यानी कि उसके ऊपर हावी होगा। इसका मतलब कि अनुच्छेद 136 पूरे संविधान के ऊपर क्या है, हावी है। यानी कि कहीं कोई प्रावधान न हो, कहीं कुछ हो, उससे इसका असर नहीं होगा। और इसके तहत आप इजाजत लेकर क्या कर सकते हैं, अपील। एक अपवाद केवल है, सतर्क रहिएगा, वो लिखवा भी गया है, कौन सा है, आपका कह सकते हैं कि आपका है सशस्त्र बल के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय इत्यादि। लिखिए इसको, वाक्य बोलिए तो फिर से एक बार। विशिष्ट एवं अभिभावी शक्ति है, विशिष्ट एवं अभिभावी शक्ति है, अतः इसका प्रयोग, अतः इसका प्रयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। ये नहीं कि हर एक मामले में आपका करिए, अतः इसका प्रयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। इस प्रकार ये भी आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगला लिखिए भाई, आपका अगला प्रश्न बनाइए। तो प्रश्न बनाइए, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, यानी कि एडवाइजरी जुडिक्शन, उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता की व्याख्या करिए। उत्तर लिखिए भाई इसका। सामान्यतः, यानी कि जनरली, इसको हम कहते हैं मामूली तौर पे। आपका जो बेयर एक्ट में लिखा रहेगा कई जगह, वो सामान्यतः हो सकता है न दे, मामूली तौर पे। तो मामूली तौर पर दे तो मतलब सामान्यतः। फिर एक बार नियम याद रखें नए लोग, जहां भी जनरली या सामान्यतः या सामान्य नियम या मामूली तौर पर अगर शब्द लिखा रहे, इसका मतलब हुआ कि हर हाल में इसका अपवाद है, यानी कि इस नियम का विरोधी नियम है। और बिहार एपीओ का ही क्वेश्चन था, एक बार फिर हम बता रहे तब लिखवाएं। बिहार एपीओ का ही एक क्वेश्चन था, और सीआरपीसी की धारा 177 में जाकर बनाया था कि जनरली या मामूली तौर पे। देखिए शब्द क्या लिखा था याद नहीं आ रहा हमें भी। मामूली तौर पे ने अप जो अफेंस हुए हैं उनकी इंक्वायरी और ट्रायल किस प्लेस के कोर्ट द्वारा की जाएगी, तो जहां अपराध हुआ है। ये कौन सा सेक्शन मामूली तौर पर नियम बताता है, तो मामूली तौर पर मतलब कि क्या ये सेक्शन एब्सोल्यूट है, नहीं, यानी कि इसका क्या है। अब सेक्शन नहीं पूछा था, ये पूछा था कि इसके अपवाद हैं नहीं है। तो अब कई लोग शब्द नहीं पकड़ पाए, तो इसके अपवाद हैं। और 178 से सीआरपीसी में क्या शुरू होता है, एक्सेप्शन ही, कि जहां अपराध कहीं और किया गया और इनका इंक्वायरी और ट्रायल क्या हो सकता है, कहीं और।
तो 117 में तो वही जनरल रूल का मतलब हुआ कि अपवाद है। लिखिए सामान्यतः या सामान्य नियम, कुछ भी लिखे, सामान्य नियम ही लिखिए भाई। सामान्य नियम यह है कि जो एक ही शब्द कोई लिखेगा, चाहे सामान्यतः लिखेगा या सामान्य नियम, जो भी लिखे, दोनों ना लिखेगा, या मामूली तौर पर भी लिख सकते हैं, तीसरा भी बताया गया। क्या लिखे हैं भाई आप लोग? समानता ना लिखिए। लिखिए सामान्यतः, कोई भी लिखे, कोई नियम यह है कि, आगे लिखे उससे मतलब नहीं, एक ही सब लिखिए। नियम यह है कि उच्चतम न्यायालय किसी मामले में उच्चतम न्यायालय किसी मामले में तभी विचार करता है तभी विचार करता है जब कोई व्यक्ति उस मामले को जब कोई व्यक्ति उस मामले को उसके समक्ष उठाता है। उसके समक्ष माने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। जब कोई व्यक्ति उस मामले को उसके समक्ष उठाता है, इसका मतलब समझिए। उठाता है मतलब कि वहां मांग करता है जाकर। जैसे कि मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर मांग करता है, याचिका दायर करता है और मांग करता है, पिटीशन दायर करके कि हमारे मामले में क्या की जाए, सुनवाई। तब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करता है, सुनवाई। यानी कि डिमांड की जाती है कि हमारा ये राइट हनन हुआ है, आप सुनवाई करके क्या दीजिए, फैसला। लेकिन लेकिन लगा करके, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। अनुच्छेद 143 में अनुच्छेद 143 में इसका अपवाद सृजित किया गया है। एक्सेप्शन, इसका अपवाद सृजित किया गया है। जहां की भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी विषय पर मांगे गए परामर्श को उच्चतम न्यायालय दे सकता है। इसी लाइन में लिखिए उच्चतम न्यायालय। इसी लाइन में उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन लेकिन इसका अपवाद अनुच्छेद 131 131 अनुच्छेद 131 में दिया गया परंतु है। अनुच्छेद 131 में दिया गया प्रोविजो या परंतु है, जहां की
जहाँ की वह राष्ट्रपति को राय देने के लिए बाध्य हैं, जहाँ की वह राष्ट्रपति को ओपिनियन यानी कि राय देने के लिए बाध्य हैं। अनुच्छेद 145 के तहत, इसी में लिखिए अभी, अनुच्छेद 145 के तहत 145 भी जोड़ना है। अनुच्छेद 145 के तहत ऐसी राय उच्चतम न्यायालय के कम से कम 5 न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय के कम से कम 5 न्यायाधीशों से गठित पीठ द्वारा दिया जाएगा। कम से कम मैं लिखवा रहा हूं, कितने न्यायाधीश राय देने में होने चाहिए? 5 दिया जाएगा। लिखे पैराग्राफ चेंज करके अनुच्छेद 143 हेडिंग डालिए भैया। सामान्य बातें हो गई तो अब डायरेक्ट लिखना, लिखिए अनुच्छेद 143 हेडिंग डालिए, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। हेडिंग डालिए पहले, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति अब क्लास वाइज लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके क्लास 1 लिखिए, 1 में लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यदि यदि किसी समय राष्ट्रपति को यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है महसूस होता है, प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का यानी कि ला या फैक्ट का प्री में भी बनता है कि किस पर आपका राय मांगा जा सकता है, तथ्य के प्रश्न पर कि विधि के, कि दोनों दोनों स्पष्ट लिखवाया जा रहा है। आपका विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है, कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है या उत्पन्न होने की संभावना है। यहाँ भी प्री के लिए भी क्वेश्चन तैयार रखना है कि विवाद उत्पन्न होने के पश्चात मांगी जा सकती है ओपिनियन, कि विवाद उत्पन्न होने के पूर्व, कि दोनों। तो क्या इसमें लिखवाया गया, क्या अर्थ निकला भाई? विवाद उत्पन्न हुआ है तब, कि उत्पन्न अभी होने वाला है तब भी, होने वाला है तब भी, यानी कि अभी क्या है, पॉसिबिलिटी, संभावना है कि ये विवाद उत्पन्न हो सकता है, उसके पहले भी राष्ट्रपति क्या मांग सकता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। दोनों मार्क कराइएगा, प्री में अच्छा क्वेश्चन बना है, विवाद के पूर्व भी और विवाद के बाद भी। अगला लिखिए, इसमें उत्पन्न होने की संभावना है, कामा दीजिए, जो ऐसी प्रकृति का यानी कि नेचर का, जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है, जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना, कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना
समीचीन है। समीचीन यानी कि वर्तमान समय में आवश्यक है। समीचीन का मतलब कि वर्तमान समय में क्या है, आवश्यक, ये कहा जाता है। समीचीन है, कामा दीजिए। तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा। तो वह उस प्रश्न पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा। और वह न्यायालय माने उच्चतम न्यायालय, और वह न्यायालय सुनवाई के पश्चात राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। प्रतिवेदित कर सकेगा माने दे सकेगा, भेज सकेगा। प्रतिवेदित कर सकेगा, दे सकेगा। तो बताइए, देगा शब्द लिखा है, दे सकेगा। तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य राय देने के लिए कि उसका विवेक विवेक, लेकिन जब सेकंड खंड लिखवाया जाएगा तो उसमें देगा, तो उसमें बाध्य रहेगा। कल आपका इसको अभी मैंने, चूंकि समय भी हो गया है आपका अगला सब्जेक्ट का, तो कल इसको अभी थोड़ा 15-20 मिनट लिखवाया जाएगा और उसके बाद से आपका लेक्चर चलेगा भाई। कल भी मेंस की कॉपी लानी है, इसमें अभी बचा है, पूरा नहीं हुआ। बैठिए भाई, इधर आ जाइए आगे, बैठिए। तो अभी 10-12 मिनट बाद क्लास चलेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट का। आज कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट 3 से 9 तक पढ़ाया जाएगा। अब समय आ गया है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कराया जाए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए। तो आज आपका 3 से 9 तक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा।